हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 20 तक सेक्शन ए पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द टू नंबर इज 1 to 1 5 and their HCF is 81, then find the possible number of pair of such number। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट लगा है वो आपके जूनियर क्लासेस का लगा है। क्या होता है, बच्चे एचसीएफ और एलसीएफ को टॉपिक को बहुत ही हल्का समझते हैं कि एलसीएफ एचसीएफ निकाल दिया, बात खत्म, छोटा सा टॉपिक है। लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया और मैं भी इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट लगा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसे समझने से पहले एक छोटी सी बात समझो। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन समझाता हूं, बात समझ में आ जाएगी। देखो 12 और 16 मेरे पास ये दो नंबर है, इनका आप एचसीएफ निकालो। 2 6 2 3 3 1 2 8 2 4 2 2 2 1। तो 12 का कितना आ गया मेरे पास 2 into 2 into 3। 16 का कितना आ गया 2 into 2 into 2 into 2। तो एचसीएफ कितना आएगा बताना जरा, दोनों नंबर का एचसीएफ ये और ये, यानी कि 2 into 2 4। ये मेरे पास क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब एचसीएफ है क्या, समझो। एचसीएफ बेसिकली होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर बेसिक कमजोर है एचसीएफ और एलसीएम का, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होने वाला है। देखो एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12/4 16/4, यानी कि एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिविजिबल कर दे, और वो नंबर क्या है, मैक्सिमम है। 4 इसे डिवाइड कर रहा है, 4 इसे डिवाइड कर रहा है। 4 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, इसलिए इसका नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 4 क्या है, 12 का फैक्टर है। 4 क्या है, 12 का फैक्टर है, और 12 4 का क्या होगा, मल्टीपल। बस ये है छोटी सी बात जो समझने वाली है। 4 इसे डिवाइड कर रहा है इसलिए फैक्टर हुआ। 12 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 4 into 3। तो 12 क्या हुआ, इसका मल्टीपल हुआ। किसका, 4 का। 4 क्या है इसका फैक्टर, 12 क्या है इसका मल्टीपल। इन द सेम मैनर 16, 4 क्या हुआ, 16 का फैक्टर हुआ क्योंकि उसे डिवाइड कर रहा है, और 16 क्या हुआ, उसका मल्टीपल। कैसे, 4 into 4। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, मेरे पास जो ये है, मेरे पास 3 और 4, ये दोनों क्या है मेरे पास, को प्राइम नंबर। क्या है मेरे पास, को प्राइम नंबर। इसका क्या मतलब हुआ हमारे पास, देखो मेरे पास 12 है, 16 है मेरे पास, ये 4 से डिविजिबल है। क्या आंसर आ रहा है इनका, 3 और 4 आया मेरे पास। तो मेरे पास जो 12 है वो 4 into 3 है, जो 16 है वो 4 into 4 है। अगर बाय चांस इनके जो मल्टीपल है, ये क्या हुआ मेरे पास, एचसीएफ हुआ, 4 एचसीएफ, और ये भी क्या है, एचसीएफ है मेरे पास। अगर 3 और 4 को प्राइम नंबर नहीं होते हैं, को प्राइम नंबर नहीं होंगे, तो क्या होगा, देखो मान लिया मैंने 3 आया, ये को प्राइम नहीं है, 6 आ गया, मान लो क्या आया, 6 आ गया मेरे पास। 3 और 6 नहीं आया, तो देखो 4 into 3 4 into 3 into 2, तो 4 3 are 12, 12 into 2। अब ध्यान से देखो, जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना आ गया, 12 आ गया। इसलिए ये दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए। अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो जो इनका मल्टीपल होगा वो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा और एक नया एचसीएफ बन जाएगा। अगर ये दोनों को प्राइम नहीं हुए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मैंने बताया 3 और 6 आगे, मान कोई ऐसे नंबर है जिनका मेरे पास एचसीएफ मैंने क्या निकाल दिया, 4 निकाल दिया। तो 3 into 6 आ रहा है मेरे पास, 4 into 3 6 into 4। लेकिन 3 और 6 को प्राइम नहीं है। अब जब मैं 6 का फैक्टर करूंगा तो 12 आ जाएगा, 12 into 2, और यहां भी 12 आ गया। तो एचसीएफ क्या होगा, 4 3 are 12 और 6 4 are 24। वे दो नंबर मैंने क्या ले लिए, 12 और 24 ले लिए। तो मेरे पास क्या आ गया, 12 और 24 का एचसीएफ 12 आ गया, 4 नहीं आया। तो इसलिए दोनों नंबर क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, कि वो सिंपली मल्टीपल आ रहा है को प्राइम नंबर का, तभी वो जो नंबर है एचसीएफ कहलाएगा, वरना वो एचसीएफ नहीं है। अगर ये को प्राइम नहीं हुए तो इनका मल्टीपल इधर एडजस्ट हो जाएगा, तो एचसीएफ कुछ और आएगा, 4 नहीं आएगा।
तो ये दो बातें हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। पहली बात क्या कि मेरे पास जो नंबर है जिसका हम HCF निकाल रहे हैं वो HCF का पहली बात क्या है, मल्टीपल है, और दूसरी बात क्या है, वो जो भी मल्टीपल है वो कोप्राइम होंगे। बस यही इस क्वेश्चन की छोटी सी बात है जो पता नहीं होती, 8th क्लास में ये बताई जाती। ठीक है, अब देखो किस तरह करेंगे क्वेश्चन। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, अगर ना कंसेप्ट पता हो तो नहीं होने वाला। देखो 1215 है, एसएफ कितना दे रखा है 81, एसएफ कितना दे रखा है इस बार 4 की जगह 81, तो लिखो लेट दैट टू नंबर्स बी 18x एंड 18y। क्या मान लिया मैंने कि वो जो दोनों नंबर है उन एक 18x है एक 18y है। क्यों? क्योंकि HCF का मल्टीपल, HCF का मल्टीपल वेयर x एंड y आर कोप्राइम। ये है बस बात, जिसे ये पता है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा कि जो दो नंबर होंगे वो HCF के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, और वो जो मल्टीपल है वो दोनों क्या होंगे, कोप्राइम नंबर। अब देखो 18x प्लस 18y कितना आ जाएगा 1215। यहां से ही देख लो 12 प्लस 16 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, यानी कि सम ऑफ द टू नंबर जिनका हम HCF निकाल रहे हैं वो सिंपली क्या होते हैं हमारे पास, उन मल्टीपल्स का सम होते हैं। सिंपली 4 इंटू एक्स 18 इंटू एक्स 18 इंटू वाई। आगे बात समझ में, इन दोनों नंबर का सम ये रहा, और HCF मल्टीपल ऑफ फर्स्ट, HCF मल्टीपल ऑफ फर्स्ट एंड HCF मल्टीपल ऑफ सेकंड। आई बात समझ में, निकाल लो x प्लस वाई कितना आ जाएगा मेरे पास, 18 बाहर निकाल लो 1215, तो x प्लस 5 कितना आ गया मेरे पास 50। जब मैं 1215 को ये सॉरी है मेरे पास कितना है मेरे पास, ओके क्वेश्चन में मुझे 81 दे रखा है तो इसे 81 कर लो, ठीक है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है मुझे 81 दे रखा है। क्वेश्चन में मेरे पास क्या था, HCF 81 था, 18 नहीं था। तो क्वेश्चन में कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, चाहे 18 आ जाए चाहे 81 कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 81 आ गया, जब मैं 1215 को किससे डिवाइड करूंगा 81 से, कितना आ जाएगा मेरे पास 15 आ जाएगा, करके देख लेना। अब x प्लस वाई मेरे पास 15 है, अब देखो x और y की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर्स आर, क्या होगी। देखो x को मैं 1 रख रहा हूं तो y कितना आ रहा है 40, चाहे टेबल बना लो आप, x y, x को 1 रख रहा हूं y कितना आ रहा है 14, दोनों कोप्राइम नंबर है। x को 2 रख रहा हूं y कितना आ रहा है 13, दोनों के दोनों कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो सिर्फ एक ही नंबर से डिविजिबल होते हैं, और वो क्या है 1। ये 2 और 13 सिर्फ 1 से डिविजिबल है और कोई नंबर से नहीं है। अगला क्या आएगा 3 और 12। अब ध्यान से देखो 3 और 12 दोनों नंबर किससे डिविजिबल है 3 से, तो ये नहीं होगा। अगला देखो 4 यहां रखा, उधर जाके कितना आ जाएगा 11, हाँ 4 और 11 क्या है मेरे पास कोप्राइम नंबर है। 5 कितना आ जाएगा यहाँ 10, ये कोप्राइम नंबर है ना, 5 और 10 किससे डिविजिबल है 5 से, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। अब 6 से करके देखो, 6 करूंगा तो y कितना आ जाएगा मेरे पास 11, हाँ जी ये कोप्राइम नंबर है। और देखो किससे करके देखेंगे, जब मैं यहाँ क्या रखूंगा x की जगह 6 रखूंगा तो मेरे पास y कितना आ जाएगा 9, सॉरी y कितना आ जाएगा मेरे पास 9 आ जाएगा। 6 और 9 क्या है कोप्राइम नंबर है ना, क्यों, दोनों के दोनों 3 से डिविजिबल है। 7 रखो, 7 रखोगे तो y कितना आ जाएगा मेरे पास 8, हाँ जी ये मेरे पास कोप्राइम नंबर है। अब 8 रखो, अब 8 रखते ही मेरे पास 7 आ जाएगा, तो पेयर रिपीट हो जाएंगे, तो बस यहीं तक खत्म कर दो, आगे क्वेश्चन नहीं होगा। क्योंकि जब 8 रखोगे 7 आ जाएगा, 9 रखोगे तो इन क्या हो जाएगा, इनका सिंपली रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। तो ये सिर्फ 4 पेयर है हमारे पास, जो ये पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर है इन नंबर्स के, तो वो नंबर 1 और 14 हो सकते हैं, 2 और 13 हो सकते हैं, 4 और 11 हो सकते हैं, या फिर 7 और 8 हो सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन सी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी क्वेश्चन में अटक जाओ एक एग्जांपल से कोशिश करा करो, अगर पेपर में टाइम मिल रहा है तो एक एग्जांपल देख के करा करो कि कैसे अप्रोच करना है।
देखो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिखा, पूरा क्लियर हो गया क्वेश्चन कि कैसे करना है। बस दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो जो नंबर है वो मल्टीपल होंगे किसके, 4 के हमारे पास, यानी कि एचसीएफ के। दूसरी बात क्या याद रखनी है, जो का मल्टीपल है वो दोनों क्या होंगे, को प्राइम नंबर। बस यही दो छोटी बातें याद रखनी है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वरना बच्चे क्या करते हैं, यहाँ कितने आंसर निकाल के आते हैं, 15 पेयर लिख के आते हैं। इसलिए 4 आए क्योंकि एक्स और वाई क्या है, को प्राइम नंबर होते हैं। चाहे आप यहां से समझ लीजिए, चाहे वो मैंने अभी बताया था वहां से देख लीजिए। आई बात समझ में, नोट कीजिए फटाफट इसे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द टू लीनियर इक्वेशन बाय लाइन AB एंड CD। AB एक लीनियर इक्वेशन है और एक CD है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस टू लाइन एंड द लाइन x is equal to 0। x is equal to 0 कौन सी लाइन होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया आपने, इसे कहते हैं y एक्सिस को, x is equal to 0, और x एक्सिस को क्या कहते हैं, y is equal to 0। तुम्हें किसका एरिया फाइंड आउट करना है, इन दोनों लाइन के बीच का और x एक्सिस से जो बन रहा हो, यानी कि ये वाला एरिया हमें कैलकुलेट करना है। दोनों लीनियर इक्वेशन के बीच में है और x और जो x is equal to 0 है उस लाइन के बीच में बन रहा है। तो अब ध्यान से देखो, मेरे पास ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आपके क्वेश्चन पेपर में ग्राफ दे रखा है, उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो लाइन हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो सिंपली क्या करना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ध्यान से देखो, जो एरिया उन्होंने पूछा है हमसे वो एक ट्रायंगल बन रहा है ACD। क्या होगा अपने ट्रायंगल का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है हमारे पास, ध्यान से देखो, बेस है हमारे पास AD, हाइट कितनी है, इसे पॉइंट E कह लो, EC। तो AD कितना है हमारे पास, ध्यान से देखो AD कितना होगा, AD हमारे पास होगा 4 + 2। कितना होगा हमारे पास AD, 4 + 2, और EC कितना आ जाएगा मेरे पास 2। देखो डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं तो नेगेटिव मत कर लेना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। कितना आ जाएगा 6 × 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 6। यूनिट कोई नहीं दे रखी है तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन कौन सा है हमारे पास ऑप्शन है सी। मैंने इस क्वेश्चन में ऑप्शन लिखना भूल गया मैं, ऑप्शन सी 6 स्क्वायर यूनिट मेरा आंसर होगा। आई बात समझ में, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन से, 3, 4, 6 और 8। तो ऑप्शन सी हमारे पास सही होगा। ठीक है, आया समझ में किस तरीके से करना है, नोट कीजिए तो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इफ tan alpha plus cot alpha is equal to 2, then we have to find the value of tan की पावर 20 alpha, cot alpha की पावर 20 is। क्या होगा इन दोनों का सम। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, आपकी आर डी शर्मा का है ये। देखो tan alpha plus cot alpha हमें 2 दे रखा है। अगर आपको टेबल आती है बनानी, देखो साइन मैंने सिखाई थी, एक बार फिर से बता रहा हूं। देखो सबसे पहले तो ऊपर लिखो 0 1 2 3 4 लिखा, नीचे सबको डिवाइड कर दो किससे, 4 से, और सबका क्या ले लो, स्क्वायर। ये टेबल बनाने का शॉर्टकट है हमारे पास। तो साइन की वैल्यू कितनी आएगी 0, इसे सॉल्व करके 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कोस क्या होता है सिंपली इसका रिवर्स, और tan होता है इन दोनों का रेशियो। ये हमारे पास होती है बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू, 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 डिग्री पे। अब ध्यान से देखो tan की वैल्यू 1 सिर्फ 45 डिग्री पे आ रही है, और cot की वैल्यू भी 1 कहां होती है, 45 डिग्री पे, और 1 + 1 ही हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ हमें कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से ही पता चलेगी आपको कि क्या एज्यूम करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली वी नो कि जो tan 45 होता है वो 1 होता है, और cot 45 भी क्या होता है, 1 होता है। और अगर हमने tan 45 को प्लस किया cot 45 से तो कितना आएगा मेरे पास, 2 आएगा। तो सिंपली यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सो जो अल्फा है हमारे पास वो 45 डिग्री आएगा।
अब सिंपली पुट कर दो आंसर में। नाउ tan की पावर 20 45 डिग्री प्लस cot की पावर 20 45 डिग्री। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan 45 की पावर 20 cot 45 की पावर 20 कितना आ जाएगा ये 1 की पावर 20 1 की पावर 20 यानी कि 1 प्लस 1 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। आई बात समझ में किस तरीके से क्वेश्चन करना है। आपके एडिशन में एक क्वेश्चन और दे रखा है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन दे रखा है। देखो क्योंकि एमसीक्यू भी ये सारे आ सकते हैं। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 3/2। हमें गिवन है और हमसे पूछा है फाइंड a प्लस बी प्लस सी कितना हो, इन तीनों एंगल का सम पूछा है। अब ध्यान से देखो, मैंने टेबल बनाई थी आपकी, साइन की टेबल याद करो क्या थी। सबसे पहले क्या था 0 1/2 √3/2 1/√2 √3/2 और 1। ये वैल्यू थी हमारे पास 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। अब मेरे पास इन तीनों का सम कितना आ रहा है 3/2। 1/2 को जब मैं 3 बार ऐड करूंगा तो कितना आएगा 3/2। यहां इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ता है। सो साइन ए साइन बी साइन सी कितना होगा मेरे पास 1/2। और 1/2 किस एंगल पे वैल्यू होती है, किस पे होती है 30 डिग्री पे, यानी कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c 30 डिग्री। तो हमसे पूछा था a प्लस b प्लस c बताओ, तो a प्लस b प्लस c 30 प्लस 30 प्लस 30 यानी कितना आ गया मेरे पास 90 डिग्री मेरा आंसर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है आपके आरडी शर्मा में जो एमसीक्यू बेस्ड बन सकते हैं। देखो इस तरीके से ऐसे ये वाला क्वेश्चन बनाकर दिया एमसीक्यू बेस्ड में, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पे बेस्ड है। आई बात समझ में किस तरीके से करना है, इसे भी नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट नोट कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इफ 217x plus 131y is equal to this and 131x plus 217y is this, then find the value of x plus y। बिल्कुल एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। जब भी हमारे पास x का कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट के बराबर हो और y का कोएफिशिएंट x के बराबर, तो सिंपली ना सॉल्व क्या करते हैं, पहली बार उन्हें ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर हमारे पास दो इक्वेशन बनती है, x और y की वैल्यू आ जाती है। तो वही करना है बिल्कुल सेम टू सेम, हमें यहां सिर्फ x प्लस y चाहिए। तो 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, 131x 217y इज इक्वल टू 827। इसे नंबर 1 को, इसे नंबर 2 को 1 प्लस 2 कर दो, सिंपली क्या आएगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 4 3, इसे करेंगे 8 4 3 और जब इन दोनों को ऐड करेंगे, कर लो फटाफट से ऐड, कितना आएगा आंसर 10 2 3 4 9 1 9 2 18, तो ये हो जाएगा 17 1740। तो 348 कॉमन ले सकता हूं बाहर, x प्लस y 1740, बस x प्लस y की वैल्यू निकाल लो आराम से 1740 अपॉन 348। कर दो सिंपलीफाई फटाफट, किससे कैंसिल होगा ये, 2 से कर लो, 2 7 जा 4 जा 8 7 0 2 8 16 2 7 जा 14। ओके 87 से जा रहा है हमारे पास, 87 2 जा 87 10 जा और फिर 2 से जाएगा 2 5 जा, तो कितना आ गया मेरे पास x प्लस y इज इक्वल टू 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। मैं हर वीडियो में यही बता रहा हूं कि ऑप्शन लिख के आना जरूरी है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मार्क्स इस लाइन के हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। आई बात समझ में, नोट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द एलसीएम ऑफ द टू प्राइम नंबर p and q is 221, then find the value of 3p minus q। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले तुमने क्या कहा, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर। आप खुद कोई भी प्राइम नंबर ले लो, मान लो 7 और 11 ले लिया, इसका अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो 7 का पहले फैक्टराइजेशन करोगे, फिर
11 का, तो कितना आ जाएगा सिंपली एलसीएम 7 इंटू 11, यानी कि उन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट आएगा जिसका आप एलसीएम निकाल रहे हो। तो सिंपली एक प्रॉपर्टी है, सिंपली एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन बहुत पूछ रखे हैं इस बार सैंपल पेपर में, जाहिर सी बात है क्वेश्चन को एमसीक्यू में देखिए किस तरीके से ट्रिक में बन जाते हैं क्वेश्चन। अगर सब्जेक्टिव आते हैं तो एलसीएम एचसीएफ आसान से लगते हैं, लेकिन सारी प्रॉपर्टी का यूज कर रखा है इस बार बोर्ड में। देखो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर is equal to product of two numbers। ये हमारे पास अगली प्रॉपर्टी होती है एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर की, कि जो उनका प्रोडक्ट आता है, जो उसका वैल्यू आती है एलसीएम की, वो उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट का आंसर आता है जिसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो सिंपली क्या करना है, एलसीएम कितना दे रखा है हमें 221, कितना आ जाएगा P इंटू Q। अब करो फैक्टराइजेशन 221 का, कितना आ जाएगा 221 किससे जा रहा है, देखो हमारे पास 2 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, ये 11 से भी नहीं होगा, 13 से करके देखो, 13 1 सा 13, 7 8 9 और 13 किससे जाएगा हमारे पास 7 से, 7 से 21 9, तो कितना आ गया मेरे पास का फैक्टराइजेशन 17 इंटू 90 P इंटू Q। जाहिर सी बात है दो नंबर है, कंपेयर कर सकते हैं सिंपली, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या कह रहे हैं, P इज ग्रेटर देन Q, तो इसे जरा उल्टा करके लिख लो 19 इंटू 70। क्वेश्चन में साफ कह रहे हैं कि जो P है वो Q से बड़ा है, तो ऑन कंपेयरिंग हम क्या कह सकते हैं, P कितना आ गया 19, Q कितना आ गया मेरे पास 70। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, नाउ 3P माइनस Q कितना हो जाएगा, 3 इंटू 19 माइनस 70, 9 3 27, 57 आ जाएगा, 57 में से 17 का कितना बचेगा 40। कुछ गड़बड़ हुई है, ध्यान से देखिए, हमारे पास 221 था, 19 अच्छा 19 सॉरी, हमारे पास क्या है 13 है, कितना है मेरे पास 13 इंटू 17, 17 यहाँ आएगा 13 आएगा। जो 2 to 1 का फैक्टराइजेशन आया हमारे पास वो कितना आया 13 17 17 1, तो 17 इंटू 13 आया, तो P कितना आया 17, Q कितना आया मेरे पास 13, रख दो वैल्यू, P की जगह 17, Q की जगह 13, 17 3 से कितना होगा हमारे पास 51, और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास 30, तो 15 में से 13 गए कितना बचेगा 8, और यहाँ 4 में से 1 गए 3, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 38, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई बात समझ में किस तरीके से क्वेश्चन करना है, प्रॉपर्टी याद रखनी है कि एलसीएम जो दो प्राइम नंबर का होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल। अगर प्रॉपर्टी आपको याद भी नहीं है, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया है, आप कोई एक मैनुअली एग्जांपल लेके देख लो, आपको खुद हिंट मिल जाएगा क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ना है। जब भी क्वेश्चन में वेरिएबल्स आ जाए, आप कुछ वेरिएबल की वैल्यू एज्यूम कर लो अपने दिमाग में। क्या दे रखा था प्राइम नंबर P एंड Q, मैंने P और Q मान लिया 7 और 11, मैंने इनका एलसीएम निकाल के देखा कि क्या आएगा, और जब निकाला वो इन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया करो कि क्वेश्चन में पता चले कि करना क्या है, हिंट मिल जाता है जब आप एग्जांपल से कोशिश करते हैं करने की, जहां क्वेश्चन अटक जाता है। तो सिंपली हमारे पास ये था, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा मैंने, तो मेरे पास दोनों प्राइम नंबर ही आए, और कोई नंबर आ ही नहीं सकता था, तीसरा नंबर आने का ही नहीं, क्योंकि उन्होंने साथ दे रखा है P और Q क्या है प्राइम नंबर, तो यहाँ फैक्टर दोनों के दोनों प्राइम ही आएंगे। और सिंपली हमारे पास क्या आ गया 17 और 13, P क्या था Q से बड़ा था तो 17 लिया, जैसी वैल्यू पेश किया हमारे पास क्या आ गया आंसर। आई बात समझ में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26, a card is drawn from a well shuffled deck of card. What is the probability that the card drawn is neither a king nor a queen? यानी कि हमें एक ऐसा कार्ड निकालना है जो ना किंग का हो और ना ही क्वीन का। हमें पता है नंबर ऑफ कार्ड्स हैविंग किंग और क्वीन कितने होते हैं हमारे
पत्ते हैं और 4 ये हमारे पास क्वीन, यानी कि कौन से पत्ते हैं हमारे पास 8। इन्हें छोड़ के हमें बाकी कार्ड निकालने हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे 52 माइनस 8 यानी कि 44। ये हमारे पास क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है। और टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं 52। और हमें कौन से कार्ड निकालने हैं जिसमें किंग और क्वीन ना हो। 52 में से मैंने क्या माइनस कर दिया, उन कार्ड्स को जिसमें किंग और क्वीन है। तो बस प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, क्या होगी 44/52। सॉल्व कर लो, 22 26 11 30। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, हमारे पास जो ऑप्शन सही आएगा, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या होगा, सिंपली करेक्ट। हमारे पास क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं हमें। पहला ऑप्शन तो है हमारे पास 11:13, दूसरा 12:13, तीसरा 11:26 और 11:52। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट इसे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। Two fair dice are rolled simultaneously. The probability that 5 will come at least once. मैंने आपको पहले भी बताया at least और at most क्या होता है। at least यानी कि वो वैल्यू और उससे ज्यादा, और at most यानी कि वो वैल्यू और उससे कम। यानी कि 5 at least once एक बार आ सकता है या फिर 2 बार आ सकता है, 0 बार नहीं आ सकता, यानी कि या तो 5 एक बार आएगा या 2 बार। यही हमारे पास at least का मतलब है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस आप सभी को पता ही है क्या होता है, जब हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं क्या क्या होता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इन द सेम मैनर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। हमारे पास क्या होता है, सिंपली सैंपल स्पेस होता है इसका 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6। लास्ट क्या आता है हमारे पास 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। ये हमारे पास 36 आउटकम्स रखते हैं जो हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं। पहली डाइस में 1 आ सकता है, दूसरी डाइस में 1 आ सकता है। इन दिस मैनर हमारे पास 36 आउटकम्स आते हैं। तो हमारे पास अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बताओ जी कितने होंगे। वे पूछ रहे हैं हमसे कि 5 कितनी बार आना चाहिए, एटलीस्ट 1, एक बार तो आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, एटलीस्ट का मतलब। तो 5 यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कितनी बार आ रहा है हमारे पास 11 टाइम्स आ रहा है 5, एक बार या फिर 2 बार। टोटल आउटकम्स कितने हैं, राइट, टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास 36। तो प्रोबेबिलिटी दैट 5 will come at least once, कि एक बार आए 11/36 मेरा आंसर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरा पास क्या है, सही। आई बात समझ में किस तरीके से करना है, नोट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। If 1 plus sin square alpha is equal to 3 sin alpha cos alpha, then we have to find the value of cot alpha। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। cot alpha क्या होता है हमारे पास, cos alpha अपॉन sin alpha। अगर मुझे cot alpha की वैल्यू निकालनी है, मुझे सारी की सारी टर्म्स किस में कन्वर्ट करनी है, cot alpha में। बात खत्म। किससे डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ, sin स्क्वायर
अल्फा से। साइन स्क्वायर अल्फा से क्या कर दिया, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, डिवाइड बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर अल्फा, कर दिया हमने डिवाइड सिंपली। अब देखो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा साइन से साइन खत्म 1, तो 3 cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा। आई थी बात समझ में। 1 अपॉन साइन स्क्वायर कितना होता है cosec स्क्वायर अल्फा प्लस 1, और ये कितना हो गया 3 cot अल्फा। यानी कि ये टर्म तो कोट में कन्वर्ट हो गई, ये नहीं हुई, ये भी आसानी से हो जाएगी। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए cosec स्क्वायर अल्फा माइनस cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो cosec अल्फा कितना आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा। सारी की सारी इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो गई, सिर्फ एक वेरिएबल में, वो क्या है cot अल्फा। इक्वेशन बना लो, क्वाड्रेटिक बन रही है, प्लस 2 माइनस 3 cot अल्फा, इसे इधर ले आओ, cot स्क्वायर अल्फा माइनस 3 cot अल्फा प्लस 2, क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, किसमें cot अल्फा में। कर लो मिडिल टर्म स्प्लिट, माइनस 2 cot अल्फा माइनस cot अल्फा प्लस 2, सिंपली इसे क्या कर दिया स्प्लिट कर दिया, कितना आ जाएगा आंसर, cot अल्फा कॉमन लिया, cot अल्फा माइनस 2, इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे -1, cot अल्फा माइनस 2, सेम फैक्टर आ रहा है बाहर कॉमन ले लो, cot अल्फा माइनस 2 cot अल्फा माइनस 1, बस सिंपली क्या कर दो, ये दोनों जीरो के इक्वल है तो या तो ये जीरो के इक्वल होगा या फिर ये, तो लिख दो सिंपली, क्या लिखोगे cot अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर cot अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो cot अल्फा की वैल्यू कितनी आई 2 या फिर cot अल्फा की वैल्यू कितनी आई 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ऑप्शन सी 1 और 2, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई बात समझ में किस तरीके से करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, एक इक्वेशन दे रखी है, देखो एक ही वेरिएबल है, यानी कि मुझे इस पूरी की पूरी इक्वेशन को सिर्फ कोड में कन्वर्ट करना है तभी सॉल्व कर पाऊंगा, जितनी इक्वेशन उतने ही अननोन है हमारे पास, एक इक्वेशन एक अननोन, तो यानी कि मुझे एक इक्वेशन किस में कन्वर्ट करनी है कोड में, कन्वर्ट करते हैं मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, द वर्टेक्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम in order are A, B, C and D, then we have to find the pair X and Y। देखो हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है A, B, C, D, A के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं हमें 1 and 2, B के कितने दे रखे हैं 4 and Y, C के X and 6 and D के 3 and 5। हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। देखो क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी का है, बिल्कुल सेम टू सेम। हमें पता है जो पैरेललोग्राम है वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि मेरे पास सिंपली मैं कह सकता हूं, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट क्या मान रहा हूं a और b, किसके पॉइंट O के, तो क्या होता है हमारे पास, जो ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर, यानी कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, यानी कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो AO किसके इक्वल आएगा OC के, या सिंपली कहूं O क्या है AC का मिड पॉइंट। तो निकाल लो, वी नो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट निकाल लो आप O के, कोऑर्डिनेट ऑफ O, पॉइंट लिख दो पॉइंट O, निकाल लो क्या कोऑर्डिनेट आएंगे पॉइंट O के, क्या आ जाएगा मेरे पास AB, A कितना आएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स अपॉन 2, और मेरे पास B कितना आएगा मेरे पास 2 प्लस 6 अपॉन 2, क्योंकि मिड पॉइंट आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2,
ये होता है हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अगर हमारे पास कोई दो कोऑर्डिनेट है x1 x2, x1 y1 x2 y2, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले से। तो सिंपली a कोऑर्डिनेट कैसा आएगा? 1 प्लस x अपॉन 2, b कैसा आएगा? 2 प्लस 6 अपॉन 2। अब इन द सेम मैनर मुझे पता है कि o जो है वो bd को भी बाइसेक्ट कर रहा है। क्या लिखोगे? पॉइंट o इज मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो। किसका मिड पॉइंट है वो? BD का भी मिड पॉइंट है। तो मेरे पास AB कोऑर्डिनेट का क्या आ जाएगा? सिंपली A कैसे निकाल लूंगा? 3 प्लस 4 अपॉन 2, 5 प्लस y अपॉन 2। अब ध्यान से देखो, 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन से मैं क्या कॉन्क्लूड कर सकता हूं? ध्यान से देखो, जो 1 प्लस x अपॉन 2 है, 2 प्लस 6 अपॉन 2 किसके बराबर है हमारे पास? 3 प्लस 4 अपॉन 2, 5 प्लस y अपॉन। आई बात समझ में? सिंपली क्योंकि जो O है वो AC का भी मिड पॉइंट है और जो O BD का भी मिड पॉइंट है। तो जब AC को माना कोऑर्डिनेट ये आए, जब BD को माना कोऑर्डिनेट ये आए। अब सिंपली कंपेयर कर लो, कंपेयर। तो हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट है 1 प्लस x अपॉन 2 किसके बराबर आएगा? 4 प्लस 3 7 अपॉन 2 के। और जो मेरे पास y कोऑर्डिनेट है 2 प्लस 6 अपॉन 2 वो किसके इक्वल आएगा? 5 प्लस y अपॉन 2 के। 2 से 2 कैंसिल, x कितना आ गया मेरे पास? 6। और 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा मेरे पास? 8। 5 प्लस y, तो y कितना आ गया मेरे पास? 3 आ। तो कोऑर्डिनेट पूछ रहे थे x y का कितना आएगा, तो x y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया मेरे पास? 6,3। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? ऑप्शन ए। तो लिख के आएंगे आप, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बिल्कुल एनसीईआरटी जैसे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एग्जांपल में भी है और एक्सरसाइज में भी बिल्कुल सेम टू सेम प्रॉपर्टी लगेगी कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं। आई बात समझ में? नोट कीजिए सब फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल ACB, एंगल ACB ये वाला किसके इक्वल है? CDA के, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है। AC 8 सेंटीमीटर दे रखा है, AD 3 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछा है? BD की वैल्यू निकालो, यानी कि इसकी। मान लेते हैं कि हमारे पास BD कितना है, लेट कर लीजिए। BD जो है हमारे पास x सेंटीमीटर। ओके, पहली बात हमें क्या दे रखा है? एंगल इक्वल दे रखे हैं। दूसरी बात हमें साइड दे रखी है। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? सिमिलर। तो देखो कौन सा हमारे पास सिमिलर होगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है, और ये वाला एंगल क्या है? कॉमन है। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम? ACB एंड ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा? ADC। बताओ जी, ACB में पहली बात तो एंगल ACB किसके इक्वल दे रखा है? CDA। ये हमारे पास गिवन है। और दूसरा एंगल CAB किसके इक्वल आएगा? CAD। एंगल क्या है हमारे पास? कॉमन है। तो ट्रायंगल ACB होगा, तो आप लिख लीजिए बाय A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। हमारे पास क्या होगा? ट्रायंगल ACB सिमिलर होगा ट्रायंगल। अब देखो किसके होगा? ACB किसके इक्वल है? ADC के। ACB किसके इक्वल है? ADC के। एंगल D लिख लिया मैंने। CAB और CAD कॉमन है। CAB यहां आएगा मेरे पास A, और एंगल B हमारे पास कितना आ जाएगा? ADC। तो ये ध्यान से लिखने स्टेटमेंट, वरना गलत हो जाएगा। अब देखो साफ पता चल रहा है ACB किसके इक्वल है? CDA के, इस वाले एंगल के। CAB इस वाले एंगल के, और वो ऑटोमेटिकली इक्वल आ ही जाएगा। तो ये ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। अब देख लो कौन कौन सी साइड गिवन है। AC गिवन है पहली बात तो, AC ये रहा मेरे पास। AD गिवन है मेरे पास, AD मेरे पास ये रहा। और क्या क्या हमारे पास गिवन है? ध्यान से देखो, BD हमें निकालना है, BD यहां पर नहीं है। तो सिंपली आप लिख लो AC अपॉन AD
AC अपॉन AD, AB अपॉन AC। क्योंकि मुझे AC भी पता है, AD भी पता है, AB मेरे पास प्लस करके आ जाएगी और ऐसे ही मेरे पास AC भी आ जाएगी। देखो जी वैल्यू रखो फटाफट। AC 8 सेंटीमीटर, AD कितना है 3, AB कितना है हमारे पास, AB पूरा का पूरा x प्लस 3 और AC कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। निकाल लो वैल्यू, x प्लस 3 इंटू 3, इसे इससे मल्टीप्लाई करा, इसे इससे 64, x प्लस 3 को नीचे भेज दो, 64 अपॉन 3 कितना आ जाएगा, 64 अपॉन 3 माइनस 3, ले लो एलसीएम, 64 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 3 कितना आ जाएगा, 64 माइनस 9 अपॉन 3। बताओ जी कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 64 में से 9 गए कितने बचेंगे, 55 अपॉन 3 मेरा आंसर होगा। तो यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मेरा क्या होगा आंसर। आई बात समझ में किस तरीके से क्वेश्चन करना है। पहले सिमिलर प्रूफ किया, फिर सिंपली साइड देखी कौन कौन सी गिवन है, वही मैंने सिर्फ सीपीएसटी से लिखी, बाकी और कोई मैंने नहीं लिखी। सिंपली वैल्यू पुट करी और मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट इसे।